गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक, आज का हमारा विषय है विद्यार्थियों के कर्तव्य एवं भूमिका। इस विषय में हमने पहले वाले जो विषय में पढ़ा था, पहली वाली कक्षा में पढ़ा था कि विद्यार्थियों के गुण क्या हैं। अब आज की कक्षा में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि विद्यार्थियों के कर्तव्य एवं उनकी भूमिका किस प्रकार की होती है और होनी चाहिए। सबसे पहले काकचेष्टा पको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक विद्यार्थी में यह 5 लक्षण होने चाहिए। कौवे की तरह जानने की चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह सोना, अल्पहारी आवश्यकता अनुसार खाने वाला और गृह त्यागी होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को यह अपने कमरे में चिपका कर रखना चाहिए। इन 5 लक्षणों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा एक विद्यार्थी होने के नाते कि कौवे की तरह जानने की चेष्टा। कौवे को हर चीज का पता होना चाहिए। कौवा हर जगह घूम फिर कर ये पता लगाता है, चेष्टा रहती है कि मैं मुझे सारी जानकारी हो। तो फिर उसी की तरह विद्यार्थी को भी होना चाहिए कि जानने की चेष्टा करनी चाहिए, नई नई चीजें सीखना और जो भी उन्हें ज्ञान दिया जा रहा है उसमें पूरा अपना ध्यान देना। इस तरीके की जो चेष्टा है वो कौवे के प्रकार की होनी चाहिए। अब यहाँ है कि बगुले की तरह ध्यान। बगुले का ध्यान आपने देखा होगा कि किसी भी तालाब में और समुद्र में कहीं भी आपने बगुलों को देखा होगा तो उनका ध्यान एक पैर पे खड़े रहते हैं और ध्यान कहाँ होता है? उनका ध्यान केवल मछली पकड़ने में ही होता है, अपने जो शिकार है उसको करने में ही होता है। तो इसी तरीके से विद्यार्थी का भी ध्यान इसी प्रकार होना चाहिए कि जो उन्हें ग्रहण करनी है चीजें, केवल वही एक लक्ष्य लेकर चलें और अपना ध्यान उसकी तरफ रखें ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। अब कुत्ते की तरह सोना। कुत्ता लोग पालते हैं और उसे दरवाजे पर बिठा कर रखते हैं कि कोई भी चोर आ रहा है या कोई व्यक्ति आ रहा है घर के अंदर तो सबसे पहले कुत्ते को पता चल जाता है, वो एकदम जाग जाता है कि कौन आया है। तो उसी तरीके से विद्यार्थी का होना चाहिए कि उसे जागृत अवस्था में रहना है कि चारों तरफ क्या हो रहा है, नया क्या हो रहा है, हमने क्या सीखना है, उस चीज की तरफ उसका ध्यान होना चाहिए। सुषुप्त अवस्था में ना हो रहकर जागृत अवस्था में उसे रहना चाहिए। अल्पहारी, कम खाने वाला। अगर ज़्यादा खा लिया जाए तो फिर नींद आएगी और सो जाओगे तो पढ़ाई नहीं होगी। तो विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि जब खाएं तो सही, लेकिन आवश्यकता अनुसार खाना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खा लिया तो बैठा ही नहीं जा रहा है। तो उसी की तरह हमें अल्पाहारी होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें अल्पाहारी यानी कम खाने वाला होना चाहिए। और गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला। अगर हम घर 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 में घुसे रहेंगे तो हम कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, हम बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये सारा नहीं जान पाएंगे। तो हमें गृह त्यागी भी होना चाहिए। अब ये सारी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि ये कहा जा रहा है कि जो विद्यार्थी हैं वो इनको किसी पेपर पर लिखकर अपने सामने जहाँ आप रोज इस चीज को देख सके तो वहां लगा लें, ताकि ये दिमाग में आपके हमेशा ये चीजें बनी रहेंगी और आप उसी तरीके का बनने की कोशिश करेंगे। अब इसका जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं
तो इसमें हमारे देश का जो कल का जो भविष्य है, आज के युवा पीढ़ी पर आधारित है। आज का विद्यार्थी ही कल का युवा बनेगा, जो देश को ऊंचाई तक पहुंचाएगा। विद्यार्थी जीवन सबका अलग-अलग होता है। कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, जो भविष्य में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करते हैं। कई माता-पिता का नाम रोशन करने के लिए भी पढ़ते हैं और कई उनके सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते हैं। और साथ ही साथ कुछ इस प्रकार के भी विद्यार्थी होते हैं, जो केवल स्कूल में मौज-मस्ती करने के लिए और दोस्तों के साथ खेलने के लिए ही जाते हैं। केवल अच्छे गुण या क्लास में पहला नंबर आने से वह विद्यार्थी आदर्श नहीं हो जाता, बल्कि जो विद्यार्थी केवल पास होता है और वह भी आदर्श हो सकता है। तो फिर हम देखेंगे आगे-आगे चल के हम आगे बताएँगे कि आदर्श विद्यार्थी के जो गुण हैं या अच्छे विद्यार्थी के जो गुण हैं, वो किस तरीके से उनमें शामिल हैं। ये हैं विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए बैठे हैं, साथ में अपना बुक्स हैं टेबल पे और ग्लोब है, कलर्स हैं, पेंसिल है। तो ये सब आदर्श विद्यार्थी की तरह पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। और इसमें जो विद्यार्थियों के दायित्व बोध है, इसका मतलब विद्यार्थियों का दायित्व है कि उन्हें पढ़ना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि देश में हमें देता है सब कुछ, वह भी तो कुछ देना सीखे। तो हमें देश की तरफ से बहुत कुछ उपलब्धि मिलती है, हमें बहुत कुछ मिलता है। हमारा राष्ट्र के प्रति जो ज़िम्मेदारी का भाव ही किसी देश को महान बनाता है। अगर हमारी युवा पीढ़ी इतनी अच्छी होगी, ज़िम्मेदार होगी, तो यह भाव हमारे अंदर विद्यार्थी काल से ही होना चाहिए कि समाज व राष्ट्र के प्रति सजगता का भाव, जिससे राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त हो सके। और विद्यार्थी के अंदर का यह भाव उसे भविष्य का ज़िम्मेदार नागरिक भी बनाता है। तो सबसे पहले हम उसके जब कर्तव्य और भूमिका की बात करते हैं, तो उसमें राष्ट्र का जो निर्माता है, अगर हम बात करें तो आगे चलकर विद्यार्थी ही हमारे राष्ट्र को एक ज़िम्मेदारी राष्ट्र के प्रति भी हमारी है। तो विद्यार्थी में ये हमेशा से ही उसके भाव में होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो मेरे समाज के लिए है, वो मेरे राष्ट्र के लिए है। और जब तक वो इसके प्रति सजगता का भाव नहीं रखेगा, तो फिर वो आगे अपना जो वैभव है, वो नहीं बढ़ा पाएगा। तो उसे अपने भविष्य के लिए एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का भी वो रखना पड़ेगा। अब जब ज़िम्मेदार नागरिक होने का उसका बीड़ा उसे अपनाना है, तो फिर हम ये देखते हैं कि जो विद्यार्थी का जीवन है, विद्यार्थी का जीवन मानव जीवन का स्वर्णिम काल होता है, क्योंकि उस काल में केवल विद्यार्थी को पढ़ना ही है और कोई उसके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं होती है। जीवन के इस पड़ाव पर वह जो कुछ भी सीखता, समझता है अथवा जिन नैतिक गुणों को अपनाता है, वही उसके व्यक्तित्व व चरित्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले उसे ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्या उसके लिए सही है और नैतिक गुणों को भी वो अपनाए।
जिससे कि उसका जो व्यक्तित्व है, चरित्र का निर्माण है, वो भी उसकी प्रमुख जो भूमिका है, उसमें वो निभा सके। हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की आधारशिला है। क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और जन्म के थोड़े दिनों बाद, कई थोड़े से 2-3 साल बाद जब वो स्कूल में जाना शुरू कर देता है, छोटी कक्षा में जा रहा है धीरे-धीरे, फिर वो बड़ा होता है और बड़ी कक्षाओं को सँभालता है। तो इस काल में सामान्यतः विद्यार्थी सांसारिक दायित्वों से मुक्त होता है। उसके ऊपर कोई सांसारिक दायित्व नहीं है। फिर भी उसे अनेक दायित्वों व कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे दायित्व हैं, बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं, जो कि उसे निभाने होते हैं। और विद्यार्थी का जो जीवन है, वो हमारा एक बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी भरा हुआ जीवन कहलाता है। क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का अपने पिता के प्रति यह पुनीत कर्तव्य बनता है कि वह सदैव उनका सम्मान करे। सभी माता-पिता यही चाहते हैं कि उनका पुत्र बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे, बड़े होकर उत्तम स्वास्थ्य, धन व यश आदि की प्राप्ति करे। तो जब माता-पिता अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए ये चाह सकते हैं कि वो आगे चलकर स्वस्थ रहे, धन कमाए, यश कमाए, तो फिर विद्यार्थी का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने माता-पिता की सेवा करे, माता-पिता की बात को माने, माता-पिता का सदैव सम्मान करे, तो विद्यार्थी फिर आगे बढ़ सकता है। माता-पिता का ही यदि विद्यार्थी सम्मान नहीं करेगा, तो फिर आगे भविष्य में उसका कभी भी विकास नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें यही सीखना चाहिए विद्यार्थी होते हुए कि हमें अपने माता-पिता के प्रति जो कर्तव्य है वो है उनका सदैव सम्मान करने का। अब आगे हम ये देखते हैं कि इसके लिए वह हमेशा अनेक प्रकार के त्याग करते हैं। जो भी विद्यार्थी हैं, वो अगर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अपने दायित्वों को निभा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उन्हें त्याग तो करना ही पड़ेगा। इन परिस्थितियों में विद्यार्थी का यह दायित्व बनता है कि वह पूरी लगन और परिश्रम के साथ अध्ययन करे तथा अच्छे अंक प्राप्त करे, साथ ही अच्छा चरित्र धारण करने का प्रयत्न करें। जब हम विद्यार्थी के स्तर के होते हैं, तो उसमें हमें ये त्याग की भावना अधिक काम आती है कि हम अपना समय प्रत्येक कार्य में विभक्त कर दें कि हम सुबह उठते ही हमें क्या-क्या काम करने हैं, हमारा क्या-क्या दायित्व है, हमें घर में भी थोड़ा-सा अपने काम करने होंगे, हमें पढ़ाई में भी अपना दिमाग लगाना होगा और ये सारी पूरी लगन के साथ चीज़ें हों, पूरी लगन के साथ अगर काम हो, परिश्रम हो, अध्ययन हो, तो फिर कहीं न कहीं विद्यार्थी का जो कर्तव्य है कि अच्छे मार्क्स उसे लाने हैं, अच्छे अंक से वो पास हो। तो फिर वो वहाँ अच्छे मार्क्स ला सकता है। जब उसमें पूरी लगन होगी, बहुत अधिक परिश्रम भी कर रहा है, तो फिर उसके अच्छे नंबर आना स्वाभाविक ही है। साथ ही अच्छा चरित्र धारण करने का प्रयत्न करें। सबसे मेन जो चीज़ है, वो चाहे जितनी भी पढ़ाई कर ले, चाहे जितने भी काम कर ले, परिश्रम कर ले, परंतु अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है या चरित्र ही उसका बेकार हो गया, खराब हो गया, चरित्रहीन हो गया वो,
तो उसका कहीं भी ठिकाना नहीं है। क्योंकि चरित्र ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने चरित्र को एक अच्छा चरित्र बनाकर चलना होगा। तभी हम आगे विकास कर सकेंगे, यश प्राप्ति कर सकेंगे और आदर पा सकेंगे सभी की निगाहों में। तो इसीलिए जो विद्यार्थी हैं उनका ये दायित्व सबसे अधिक बनता है। अब हम जब अगले उसकी बात कर रहे हैं तो गुरु जो हैं, गुरु शिक्षकों अथवा शिक्षिकाओं के प्रति विद्यार्थी का परम कर्तव्य है कि वह सभी का आदर करे तथा वह जो भी पाठ पढ़ाते हैं वह उसे ध्यान से सुनकर आत्मसात करे। वह जो भी कार्य करने के लिए कहते हैं उसे तुरंत ही पूर्ण करने की चेष्टा करे, क्योंकि गुरु का उचित मार्गदर्शन विद्यार्थी को महानता के शिखर की ओर ले जाने में सक्षम है। यहाँ हम इस बात को समझ लें कि गुरु, चाहे वो शिक्षक है या शिक्षिकाएं हैं, ये हमारे गुरु कहलाते हैं। उनके प्रति विद्यार्थी का परम कर्तव्य होना चाहिए कि वो उनका आदर करे, क्योंकि एक तो वो बड़े हैं तो उनका आदर करना चाहिए, लेकिन वो आपको विद्या दे रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो वो आपके लिए सम्माननीय ही होंगे। और जो भी वो पाठ पढ़ा रहे हैं, जो भी वो आपको समझा रहे हैं, उसे सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उसे अपने मन में उतारना चाहिए, अपने अंदर उन चीज़ों को उतारना चाहिए कि जो मेरा शिक्षक कह रहा है या शिक्षिका ने जो मुझे आज पढ़ाया है, तो वो मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो उसे वो आत्मसात कर ले। ये नहीं है कि शिक्षक पढ़ाकर चला गया, सारा कुछ ऊपर से निकल गया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि जो उन्होंने पढ़ाया है वो हमें आत्मसात करना है। वह जो भी कार्य करने के लिए हमें कहें उसे हमें तुरंत पूर्ण करने की चेष्टा करनी चाहिए। और गुरु तो उचित मार्गदर्शन देता ही है। तो यदि उचित मार्गदर्शन गुरु दे रहा है तो विद्यार्थियों को महानता के शिखर की ओर ले जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। विद्यार्थी महान बनेगा ही बनेगा यदि वो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहा है। तो यहाँ गुरु एक बहुत महत्वपूर्ण, आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण राह दिखाने वाला पथ प्रदर्शक बताया गया है। अब हम गुरु के बाद हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी का समाज व राष्ट्र के प्रति भी दायित्व बनता है। ये जो विद्यार्थी है वो समाज में जब रह रहा है, राष्ट्र में जब वो रह रहा है, तो उसके प्रति भी उसका दायित्व बनता है। उसे अपने देश समाज को उन्नत बनाने में यथासंभव योगदान देना चाहिए। परिवेश को स्वच्छ रखने में मदद करें तथा अपने अन्य सहपाठियों को भी विद्यालय की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। इसके अतिरिक्त वह कभी भी उन तत्वों का समर्थन ना करे जो राष्ट्र समाज की गरिमा एवं उसकी संपत्ति को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। तो विद्यार्थी का जो सबसे
बड़ा दायित्व समझते हैं, वो यही है कि अगर वो समाज में रह रहा है तो समाज के लिए भी उसे काम करना है और देश की उन्नति के लिए भी काम करना है। यदि वो डॉक्टर बन रहा है तो वो अच्छे एक शोध कार्य करके अच्छे-अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनकी श्रेणी में आए। उसके पास हर चीज़ का इलाज हो, अच्छे तरीके से इलाज कर सके। और अगर कोई इंजीनियर या शिक्षक बन रहा है, वह भी अपने क्षेत्र में अच्छा कुछ करके देश का नाम रोशन कर सके। तो इस तरीके का यदि वो बन रहा है, तो वो अपने समाज का, राष्ट्र का, सभी का भला कर रहा है। हमें अपने राष्ट्र में रहते हुए, अपने देश में रहते हुए, अपने राज्य में रहते हुए ये भी देखना चाहिए कि हम सड़क पर जा रहे हैं या कहीं भी हम बैठे हैं तो वहाँ कूड़ा-कचरा ना फैलाएँ। कोई और भी फैला रहा है तो उसे मना करें, स्वच्छता की ओर ध्यान सबका आकर्षित करें, ताकि हमारा राष्ट्र, समाज एक सुंदर समाज बन सके। और केवल राष्ट्र की ही बात नहीं है, हम विद्यालय भी जा रहे हैं, उसमें भी स्वच्छता का ध्यान रखें। अपने सहपाठियों को भी ये चीज़ें बताएँ कि हमें विद्यालय में इस तरीके की गंदगी नहीं फैलानी है, स्वच्छता बनाए रखनी है। तो ये सभी जब बातें आपके दिमाग में होंगी, तो आप एक अच्छे इंसान, अच्छे राष्ट्र निर्माता बन जाएँगे। और इसके अतिरिक्त अ, अलग तरीके के जो बेकार काम हैं जिससे आपका नाम, आपके माता-पिता का नाम, आपके गुरुजनों का नाम जिससे खराब हो, ऐसा काम आप कभी ज़िंदगी में ना करें। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपका जन्म हुआ है तो आपके माता-पिता भी आपके साथ हैं। आप पढ़ने स्कूल में गए हैं तो विद्यालय में आपके शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं वो आपके साथ हैं। आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, आपके सहपाठी आपके साथ हैं और आप जिस समाज में रह रहे हैं, पूरा समाज आपके साथ है। समाज के साथ-साथ पूरा राष्ट्र आपके साथ है। अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं, तो फिर पूरी राष्ट्र को, पूरे समाज को, माता-पिता को, गुरुजनों को, सभी को नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए हमें कभी भी गलत काम नहीं करने हैं जिससे कि हमारी गरिमा को ठेस पहुँचे और हमें राष्ट्र की संपत्ति को भी नुकसान नहीं पहुँचाना है। हम कहीं भी किसी टूर पे गए हैं तो वहाँ हमारा जो बहुत अच्छा महल बना हुआ दिखा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं, वहाँ हमने बहुत गंदगी मचाई, वहाँ पता नहीं दीवालों पे क्या-क्या लिख दिया। इस तरीके के हमें चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि हमारे राष्ट्र की संपत्ति है और लोग दूर-दूर से उसे देखने आ रहे हैं और आप उसे गंदा कर रहे हो। तो फिर ये आपके लिए गरिमा का विषय नहीं है। वहाँ आप एक गलत काम कर रहे हो। हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में भी हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमारे राष्ट्र की संपत्ति है वो, तो उसे नुकसान ना पहुँचाएँ। तो कहीं भी हम राष्ट्र में कहीं भी जा रहे हैं, तो हमारा दिमाग हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारी गरिमा किसमें है, हमारी गरिमा कहाँ खराब होगी और कहाँ हमें अच्छी गरिमा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए विद्यार्थी को आगे बढ़ना चाहिए, तभी उसका विकास संभव होगा। ये एक विद्यार्थी है जो कि अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। अगला हम जब देखते हैं कि देश के किसी भी व्यक्ति के कर्तव्यों का आशय उसकी सभी आयु वर्ग के लिए उन ज़िम्मेदारियों से है,
जो वह अपने देश के प्रति रखते हैं। देश के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की याद दिलाने के लिए कोई विशेष समय नहीं होता। हालाँकि यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे और आवश्यकता के अनुसार उनका निर्वाह या निष्पादन अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करे। अपने राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना एक नागरिक का अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करता है। तो हर किसी को सभी नियमों का पालन करने के साथ ही विनम्र और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों के लिए वफादार होना चाहिए। यहाँ ये सबसे अधिक जिम्मेदारी का की बात है। तो हमें अपने देश के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभानी है और ये हमें हमेशा याद रखना है कि कहीं भी हम हैं, हमारा नागरिक होने का कर्तव्य क्या है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और इन चीज़ों का हमें निर्वाह करना है, निष्पादन करना है। हमारे दैनिक दिनचर्या में ही हम इन चीज़ों को शामिल कर लें कि हम जब भी रोज़ हम करेंगे तो ये सारे अच्छे काम हमें करने हैं एक अच्छे नागरिक होने के नाते। हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं, उसके प्रति हम अपना सम्मान प्रदर्शित करें। हम उनके सारे नियमों का पालन करें। तो फिर हम एक राष्ट्र के प्रति एक ज़िम्मेदार नागरिक हो सकते हैं। ज़िम्मेदारी जब हम समझेंगे तभी हम एक ज़िम्मेदार नागरिक कहलाएंगे। अब हमारा जो अगला जो है, प्रत्येक विद्यार्थी अपने माता-पिता के प्रति यह पुनीत कर्तव्य बनता है कि वह सदैव उनका सम्मान करे। सभी माता-पिता यही चाहते हैं कि उनका पुत्र बड़ा होकर उनका नाम ऊँचा करे। वह बड़े होकर उत्तम स्वास्थ्य, धन व यश आदि की प्राप्ति करे। तो फिर विद्यार्थी को भी अपने माता-पिता के प्रति पुनीत कर्तव्य रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अगला, इसके लिए हम सदैव अनेक प्रकार के त्याग करते रहें। इन परिस्थितियों में विद्यार्थी का दायित्व बनता है कि वो पूरी लगन, पूरे परिश्रम के साथ अध्ययन करते रहें और अच्छे मार्क्स लेकर आएं। और वो तभी संभव है जबकि हम अच्छे चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। अब इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो अपने जो गुरुजन हैं, उनके लिए भी हम एक सम्मान का भाव रखें। तो इसी तरीके से हमारे जो गुरु हैं, उनके द्वारा हमें उचित मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। जो विद्यार्थी है, वो कोशिश करता है कि मैं एक महान व्यक्ति बन जाऊं। और वो महान व्यक्ति कब बनेगा? जब वो गुरुजनों का जो सीख है उसे पूरी तरीके से निभाएगा। तो फिर वहाँ वो अपने गुरुजनों का, अपने सहपाठियों का, सभी का इस तरीके से लाभ प्राप्त कर सकता है। तो हमें गुरुजनों की बात को मानना चाहिए, उनकी जो सीख है उन्हें समझना चाहिए कि किस तरीके से वो हमें रास्ता दिखाते हैं और हमें उस रास्ते पर चलना है। अब हमें यहाँ जो सहपाठियों की बात है कि अपने सहपाठियों के साथ मृदुल व्यवहार रखना भी विद्यार्थी का परम कर्तव्य है। माता-पिता से, गुरु से
इनसे तो हमें रखना ही है मृदुल व्यवहार या अच्छा हमारा व्यवहार, सम्मान देने का व्यवहार। लेकिन जो हमारे सहपाठी हैं, उनसे भी हमें मृदुल व्यवहार रखना है। यह आवश्यक है कि वह किसी भी अन्य विद्यार्थी के साथ ईर्ष्या, द्वेष अथवा कटुता जैसी भावनाओं को न पनपने दें। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हमने देखा है और हम देखते भी हैं कि जब हम किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा साथी अगर अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो फिर हम उससे कुछ द्वेष, ईर्ष्या इस तरीके की बात करते हैं। हम उससे दूर रहना शुरू कर देते हैं। कटुता आ जाती है हमारे मन में। हम उसे बुरे शब्दों से भी बोलते हैं। तो इन सब बातों को हमें नहीं अपनाना है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में इस प्रकार की स्थिति यदि उत्पन्न भी हो जाती है, किसी सहपाठी से हमारा झगड़ा भी हो जाता है, तो फिर आपस में विचार विमर्श करके या जो गुरुजन हैं या आपके शिक्षक हैं, उनकी सहायता ले लेनी चाहिए और उनकी सहायता से उनकी समस्या को हल करना चाहिए कि किस प्रकार से इनकी दोस्ती, इनके जो सहपाठी हैं, उनसे हो जाए। तो पहले तो हमें सबसे पहले तो यही है कि हम किसी से ऐसे वचन, ऐसे कटु वचन बोले ही ना। और हो सकता है बच्चे होते हैं तो हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है, कहा-सुनी भी हो जाती है, तो फिर उसको हम जल्दी से जल्दी समस्या को सुधार लें, समस्या का समाधान कर लें, अपने गुरुजनों की सहायता से या खुद भी आपस में विचार-विमर्श करके उसको दूर कर सकते हैं। आर्थिक रूप से जो विद्यार्थी सक्षम नहीं हैं, जो गरीब हैं, जिनके कारण वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं, तो वे छात्र जो पढ़ाई में अत्यधिक कमज़ोर हैं, उन छात्रों की यथासंभव सहायता करना भी विद्यार्थी का पुनीत कर्तव्य है। यदि आप कक्षा में प्रथम स्थान ला रहे हैं, आप पढ़ाई में बहुत ही होशियार हैं, तो हमें जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, जिनको देर में समझ आता है, हम उन्हें अलग से समझा भी सकते हैं, अपने सहपाठी होने के नाते, कि हम आपको समझा सकते हैं, हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। तो हम उस चीज़ को उन्हें अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो ये भी हम अपने सहपाठियों की सहायता हो कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम उनकी सहायता कर सकते हैं। तो ये हमारे सहपाठियों द्वारा इस तरीके की सहायता भी की जा सकती है। अब शिक्षार्थी जो हैं, वो कहीं न कहीं विद्यार्थियों का जो अपने विद्यालय के प्रति दायित्व भी बनता है। उसे अपने विद्यालय को उन्नत बनाने में यथासंभव योगदान करना चाहिए। ये बात आपको पहले भी बताई कि विद्यार्थी के साथ बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ विद्यालय भी विद्यार्थी के साथ जुड़ा हुआ है। यदि विद्यार्थी अच्छे काम कर रहा है, विद्यार्थी अच्छे अंक ला के पास हो रहा है, विद्यार्थी कुछ नया विद्यालय के लिए कर रहा है, तो विद्यालय की उन्नति यथासंभव उसमें योगदान वो दे रहा है। अन्य जो विद्यालय हैं, उनसे ज़्यादा उसके विद्यालय का नाम होगा। तो कहीं न कहीं वो विद्यालय को एक सहायता दे रहा है, एक सपोर्ट कर रहा है आगे बढ़ाने का, विद्यालय का नाम रोशन करने का। तो विद्यालय को स्वच्छ रखने में मदद करें। हमें कहीं भी अ, कूड़ा नहीं फैलाना है, गंदगी नहीं फैलानी है। इसके लिए हम विद्यालय को स्वच्छ रख सकते हैं। औरों को भी, अपने सहपाठियों को भी इसके लिए कह सकते हैं कि हमें स्वच्छ रखना है विद्यालय को, उसके लिए प्रेरित कर सकते हैं।
और भी हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त वह कभी भी उन तत्वों का समर्थन ना करे जो विद्यालय की गरिमा को खराब कर सकते हैं। तो हमें जो अ, बेकार जो विद्यार्थी इस तरीके के काम करते हैं, उनको रोकना होगा कि आप इस तरीके के काम मत करो, विद्यालय का नाम खराब हो रहा है। और कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बात ना हो। तो विद्यार्थी का यह एक कर्तव्य भी बनता है अपने विद्यालय के प्रति। और यदि वो इस तरीके के काम करता है तो वो एक अच्छा विद्यार्थी कहलाने लायक नहीं है। तो हमें हमेशा अपने विद्यालय का नाम रोशन करना चाहिए। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सारे सहपाठी एक मित्रवत होकर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने दायित्वों को, कर्तव्य को भली प्रकार से समझ रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कि अपने दायित्वों की, तो जिस प्रकार से हम निस्वार्थ भाव से अपने परिवार के प्रति तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं, तो पूर्ण रूप से हमारा दायित्व उठाते हुए सेवा करते हैं। उसी प्रकार अपने देश के प्रति भी हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करना होगा। और वो निस्वार्थ भाव से है। हमें भी कभी स्वार्थ भाव से नहीं करना है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें भी उसका कोई फल मिलेगा। हमें निस्वार्थ भाव से काम करना है, जिम्मेदारी निभानी है अपने देश के प्रति। तो हम सब एक देश के निवासी हैं। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को जितना अधिक विस्तार देंगे कि ये सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, परिवार है, अगर हम ये मानकर चलेंगे, इस भावना को अधिक से अधिक लोगों में फैलाएंगे कि जो हमारा राष्ट्र है या जो हमारे पृथ्वी है, वो सब हमारा घर है और हम उसमें अपने एक परिवार की तरह रहते हैं, तो देश में उतना ही सुख, समृद्धि और शांति फैलेगी। तो संकीर्ण मनोवृत्ति का त्याग कर सेवा व आत्मीयता के भाव को जीवन में स्थान देकर ही हम आत्म उन्नति व देश उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो मनोवृत्ति है या हमारे सोचने का जो ढंग है, वो हमें एक बड़ा बनाना होगा। हमें छोटी-छोटी बात उनको नहीं देखना है, हमें अपने सेवा भाव के द्वारा, आत्मीयता के द्वारा दूसरों को देखना है। और इससे ही हमारे देश की उन्नति हो सकती है, हमारी खुद की आत्म-उन्नति भी तभी कर सकते हैं और उससे हम दूसरों का मार्ग प्रशस्त भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह याद रखना चाहिए कि देश का मान है तो देश हमारा मान है। अगर हम देश को का मान करें तो फिर हमारा भी मान होगा, हमारा भी सम्मान होगा, क्योंकि जो हमारा देश है वो हमारी पहचान है। ये हमें सोच कर रखना चाहिए कि ये हमारा देश केवल हमारा देश ही नहीं, हमारा सम्मान, हमारा गर्व, हमारा जो आत्मसम्मान है वो इसी पर निर्भर है कि हमारे देश के प्रति हमें कितना समर्पित रहना है, समर्पण करना है। अब जब देश के प्रति समर्पण की बात हो चुकी, तो हम यहाँ एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उपर्युक्त जितने भी हमने समस्त जो कर्तव्य थे, दायित्व थे, उसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है
कि वो आत्म विकास हेतु, आत्मा का जो विकास है उसके हेतु अपनी समस्त ऊर्जा को केंद्रित करें, अपनी जितनी भी उसमें ऊर्जा है उसको केंद्रित करें। विद्यार्थी जीवन काल उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन काल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही हमारा जो बनने का और बिगड़ने का समय है। तो इसमें विद्यार्थी को अपनी पूरी तरीके से सजग रहते हुए कार्य करना चाहिए। इस काल में वह जितना अधिक परिश्रम करेगा, शेष जीवन उसके लिए उतना ही सुखमय एवं आसान होगा। ये बात पक्की है कि अधिक परिश्रम करने वाले को ही फल प्राप्त होता है। तो जो विद्यार्थी जितना परिश्रम करेगा और अच्छी एक नौकरी उसे मिलेगी जब वो पूरी पढ़ाई कर चुकेगा, तो अंत में वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पोस्ट मिली है, बहुत अच्छी नौकरी मिली है, वो किसके आधार पर है? वो परिश्रम के आधार पर ही मिलती है। तो अगर हम अच्छी नौकरी में आ गए, अच्छी किसी पोस्ट पर पहुंच गए हैं, तो फिर हमारा जीवन तो सुखमय होना ही है। सारी हमें सुविधाएं मिल जाएंगी, सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा, सब हमारे लिए आसान हो जाएगा और हम अच्छी पोस्ट पर हैं तो सभी हमारी बात भी सुनेंगे, तो हमारा सारा काम ही आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए क्या आवश्यक है कि वह समय के महत्व को समझे। विद्यार्थी सबसे पहले तो समय के महत्व को समझे कि ये समय न निकल जाए, हम इस समय में सबसे ज्यादा परिश्रम कर लें तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो भी लक्ष्य बनाया है उसकी प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयास करें, पूरा प्रयास करके रखें कि हमें इसके इस तरीके के जो समय का महत्व है वो कैसे समझ में आ सकता है। वह सदैव कुसंगति से बचे, बुरी जो संगति है उससे सदैव बचना चाहिए। कुसंगति के चक्रव्यूह में उलझ जाने पर विद्यार्थी अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रह जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्कूल समय में भी अपने दायित्वों को भूल जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं। वहाँ वो अलग अलग प्रकार की जो बुरी चीजें हैं वो खाने लगते हैं, बुरी आदतें हैं वो डाल लेते हैं, और इससे विद्यार्थी का जो लक्ष्य है, वो जो बनना चाह रहा है, वो वहाँ नहीं बन पाता। तो हमेशा कुसंगति से दूर रहना चाहिए, जिससे कि आपका जो लक्ष्य है वो कभी भी ना डगमगाए। तो इस तरीके से जो विद्यार्थी है उसे अपनी आंखें खोलकर ही अपना जीवन व्यतीत करना होगा। विद्यार्थी के लिए पुस्तकों के ज्ञान के अलावा यह भी आवश्यक है कि वह व्यायाम करे, खेल कूद में हिस्सा ले, वह अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में रुचि ले। ये सभी क्रियाकलाप उसके सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। यदि व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है तो खेल कूद व्यायाम सब आवश्यक है। खेल कूद व व्यायाम उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। शरीर में आवश्यक रक्त संचार की पूर्ति होने से उनकी मानसिक चेतना का भी विकास होता है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि बालक व्यायाम भी कर रहा है, खेल कूद भी कर रहा है, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उनमें भी भाग ले रहा है, तो फिर विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसका मतलब उसकी जो मानसिक चेतना है वो विकास कर रही है, और खेलकूद से उसका शरीर भी अच्छा बनेगा और रक्त का संचार भी अच्छा होगा, जिससे कि उसका शरीर
स्वस्थ होगा और वो संयमी होगा। उसके बाद हम देखें तो हमारा जो समाज है उसके प्रति भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समय मिलने पर वह ज्ञान का प्रकाश उन लोगों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करे जो धन अभाव के कारण अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं। किसी न किसी प्रकार से समाज सेवा में जुड़े रहने पर उसके मनोबल बढ़ाता है। तो इस तरीके से जो विद्यार्थी है खुद तो पढ़ ही ले, खुद अपनी नैतिक पूरी जिम्मेदारी पूरी कर ले समाज के प्रति, फिर उसकी एक जिम्मेदारी यह भी बनती है कि अगर हमने अपने पूरी जीवन में पढ़ाई का आनंद ले लिया, अब जो व्यक्ति इस तरीके का है जहाँ तक ज्ञान नहीं पहुंच पाया है, जो कि धन अभाव के कारण अज्ञान रह गया, तो वहाँ वो इस तरीके का प्रकाश ला सकते हैं ज्ञान का। तो ये एक समाज के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की बात हो जाएगी, समाज से जुड़ने की बात हो जाएगी, और यहाँ फिर समाज उनको एक सम्मान की दृष्टि से भी देखेगा, क्योंकि ज्ञान देना एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। तो आप भी एक उससे जुड़ सकते हैं कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जब भी आपको समय मिले, अपने समय में से कुछ समय निकाल कर उन लोगों का जो अज्ञान है, उसे भी आप दूर कर सकते हैं। अगला जब हमारे पास विषय आता है तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी को अपने जीवन में अनेक प्रकार के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करना पड़ता है। इन कर्तव्यों दायित्वों से स्वयं को विमुख रखकर वह कभी भी सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। उसे सदैव अपनी दैनिक गतिविधियों पर निगरानी रखनी होगी तथा जीवन में जो कुछ शुभ है उन्हें अपनाने के अभ्यास करने होंगे। इससे हम यही सीखते हैं कि जो विद्यार्थी जीवन है उसमें अनेक हमने कर्तव्य देखे, अनेक हमने दायित्व देखे, उन्हें हमें निभाना ही होगा यदि हमें अच्छा विद्यार्थी बनना है, एक आदर्श विद्यार्थी बनना है। तो हमें जितने भी हमारे दायित्व हैं, जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, वो हमें निभाने होंगे। अगर उनसे विमुख हो गए तो क्या होगा? सफलता हमें नहीं मिलेगी, हम सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो इस तरीके की जो दैनिक गतिविधियां हैं उनके ऊपर हम निगरानी रखें कि हम क्या रोज कर रहे हैं और हमें क्या करना है। तो यदि हम सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे तो हमारे लिए भी सारा अच्छा ही होगा। तो हमें हमेशा अच्छे कार्यों में ही रहना चाहिए। अब ये बच्चे एक आदर्श बच्चों के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो अच्छे विद्यार्थी हैं उन्हें आत्मनिर्भरता भी रहती है, अपने आप में ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने का स्वयं पर भरोसा रखना पड़ता है। अपनी शक्तियों के बल पर जीने वाले अच्छे विद्यार्थी सदा स्वतंत्र तथा सुखी जीवन जीते हैं। ईश्वर भी उनकी सहायता करता है और इस तरीके से यदि वो अच्छा जीवन जी रहे हैं और उन्हें अपने आप पर विश्वास है कि मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ, मेरे अंदर अच्छी आदतें हैं, तो फिर वो किसी भी व्यक्ति के गुलाम नहीं रहते। वो अपनी आदतों के अनुसार आगे बढ़ते हैं, अपनी शक्तियों के अनुसार आत्मविश्वास पूरा अपने लाने में सक्षम रहते हैं और उन्हें किसी की पराधीन नहीं रहना पड़ता। तो इसी तरीके से यदि हम अपने जीवन में अभ्यास करते रहें तो किसी की भी हमें बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसके अलावा ही अपने काम कर सकेंगे। अपनी शक्तियां हैं
उन्हें दिखा सकेंगे। तो उस तरीके से हमें आत्मनिर्भर रहना है और अच्छे विद्यार्थी ही नए-नए जो कार्य हैं उन्हें संपन्न कर सकते हैं, अपनी हिम्मत उसमें ला सकते हैं। तो अच्छे विद्यार्थी हमेशा विश्वासपूर्ण अपना समाज का भला कर सकते हैं। अब इसमें हम जब मानवता की बात करते हैं तो मानवता के प्रति भी विद्यार्थी के कर्तव्य हैं, वो हर एक विद्यार्थी के अंदर सहायता का गुण होना आवश्यक है, लोगों की सहायता करे। उसके लिए उन्हें कोई मौका या जगह का होना ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी जगह उसको कर सकते हैं। अच्छे विद्यार्थी में स्वार्थ का गुण नहीं होना चाहिए कि कोई हमारी सेवा करे या हमें कोई ज्ञान प्राप्त करे, तो ही हम दूसरों को ज्ञान दें, ऐसा कोई नहीं होनी चाहिए, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे विद्यार्थियों का कर्तव्य यही है कि वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करें। अब इस विषय में हमने बहुत सारे कर्तव्यों को और भूमिका किस प्रकार की है विद्यार्थियों की होनी चाहिए, उसको हमने पढ़ा और बहुत ही विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन किया। अब अगला विषय अगली कक्षा में पढ़ेंगे, तब तक हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आपको इस विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करवा सकते हैं। आप और अध्ययन करना चाहें तो इन रेफरेंस को काम में ले सकते हैं। अगला है एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और सर्वप्रथम हमारी स्क्रीन पर जो प्रश्न है, छात्रों को अपनी मातृभूमि के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा की पुस्तक का प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच-बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। इसका सही उत्तर है मातृभाषा के प्रयोग के बीच-बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारण है? कंप्यूटर, आनुवांशिकता, राजनीतिक दल और परिवार। इसका सही उत्तर है परिवार। परिवार ही हमारा सामाजिकरण का मुख्य कारण है। अब अगला प्रश्न हमारे सामने, छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे, उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे, उनके माता-पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे। सही उत्तर है छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे। अगला प्रश्न, आप दैनिक जीवन में महत्व देते हैं, किसे महत्व देते हैं? अपनी समस्याओं को सुलझाने का, आदर्श और नैतिकता की रक्षा को, अपने परिजनों की रक्षा करने के लिए या दूसरों की समस्याओं को सुलझाने का। सही उत्तर है आदर्श और नैतिकता की रक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप उन्हें कुछ दायित्वों को देंगे, उन्हें अच्छे आचरण के निर्माण नियम के से परिचित कराएंगे, उन्हें सजा देंगे, उनमें नियमों का पालन करेंगे। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा उन्हें कुछ दायित्व देंगे। अब अगला प्रश्न है, जीवन की छोटी-छोटी घटनाएं तथा अनुभव भी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं, इनसे हमें लाभ उठाना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? पूर्णतः सहमत है, पूर्ण असहमत है, संभवतः या फिर आंशिक रूप से सहमत है?
इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पूर्णतः सहमत हैं। अगला प्रश्न, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता या फिर परिश्रमी? इसका सही उत्तर है स्वतंत्र रूप से विचार करना। अगला प्रश्न, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। सही उत्तर है इस प्रश्न का कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देकर समझाना चाहिए, उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए। अगला प्रश्न, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, अनिश्चित हैं, पूर्ण असहमत हैं? इस प्रश्न का उत्तर है पूर्णतः सहमत है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है इस विषय का, छात्रों को झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है? उन्हें सत्य बोलने के प्रति प्रेरित करके उन्हें बताकर कि झूठ बोलना अपराध है, सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कृत करके, या उपरोक्त सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर है उन्हें सत्य बोलने के प्रति प्रेरित करना चाहिए। यही हमारा सही उत्तर था। अब सभी प्रश्नों के बाद आज का हमारा विषय विद्यार्थियों के कर्तव्य एवं भूमिका यहीं समाप्त होता है। अगला विषय लेकर हम आएंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।